वेलकम गडकरी जी। तो पहले तो मैं ऑडियंस को ये बता दूं, आपने एक वादा पूरा किया। आप पिछली बार जब आए थे आपने कहा था अगली बार हाइड्रोजन कार में आऊंगा, और आज आप हाइड्रोजन पावर्ड कार में ही आए हैं। हम लोग हाइड्रोजन पावर्ड बस में कब आएंगे? अभी तो अशोक लेलैंड और टाटा ने जो उनकी ट्रक और बसेस है वो आईसी इंजन को हाइड्रोजन पे हम चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने ऑटो एक्सपो में मॉडल्स लॉन्च किए हैं। मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है। केवल दो इम्पॉर्टेंट बातें उसमें हैं कि हाइड्रोजन तीन प्रकार का है। एक हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो कोल से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि दिल्ली में तीन बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। मैंने कहा कि ये पर्यटन स्थल बन गए। ये कचरे के हैं, गाजीपुर और दो जगह पर। तो अभी हमने 20 लाख टन कचरा, ये जो दिल्ली का यूरिया 2 जो है रिंग रोड, ये जो सोनीपत के आते हुए पेरिफेरल रोड के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में लोग जाएंगे डायरेक्ट। वो रोड पूरा बना है, उसमें हमने 20 लाख टन कचरा यूज किया है। अब इसी कचरे को सैग्रीगेट करके इसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को अलग करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। एक मार्ग ये है जो एग्रीकल्चर में जो परली है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ बगास, उससे होगा। और दूसरा सोर्स जो है ये जो गंदा पानी है, कोई भी पानी है पर हम लोग वेस्ट वाटर यूज़ करें, और उसमें इलेक्ट्रोलाइज़र, हम इस समय वर्ल्ड में इलेक्ट्रोलाइज़र के नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हम लोग पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेंगे। फिर जो जनरेटर लगेगा 500 बार तक या 700 बार तक कंप्रेस करने के लिए, वो हम लोग 100% बायो इथेनॉल पर लेंगे, क्योंकि उसमें डीजल खर्चा करने से बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो ये पानी से भी हाइड्रोजन होगा। प्रॉब्लम एक है कि 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगेगी, तो उसकी कीमत जाएगी कम से कम $3 $4। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत $1 आनी चाहिए। तो अभी बंगलोर में हमारे इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको मैं गया था वहाँ, उन्होंने विदाउट पावर ये बायोमास, बायो वेस्ट से हाइड्रोजन बनाया है। तो वो $1 आएगा, तो 80 रुपये में हम लोग 450 किलोमीटर चल पाएंगे। तो लोगों में बहुत सस्ता होगा, ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ना, हवाई जहाज, बाद में हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, सब जगह पर हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो हाइड्रोजन मिशन हमारे सरकार ने तय किया है, हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये हमारा प्रयास है। आपने हवाई जहाज की बात की। लोग कह रहे हैं कि आप तो हवाई जहाज़ों का धंधा ठप कर रहे हैं। जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं अब 2 घंटे में इधर, 4 घंटे में उधर। देखिए, ये बात सही है कि अब इसी साल के अंदर में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, जयपुर भी 2 घंटे में होगा, तो चंडीगढ़, अमृतसर 4 घंटे में होगा। अब देखो, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है 1 घंटा, एयरपोर्ट पे बैठना, विमान में जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ से जाने के लिए आधा पौन घंटा, और वहाँ से घर जाने के लिए 1 घंटा। अब कौन जाएगा दिल्ली से देहरादून? अगर रोड से डायरेक्ट हम नया रोड बना रहे 2 घंटे में जाएंगे, हरिद्वार में 2 घंटे में जाएंगे, तो कोई जाएगा नहीं। मुझे याद है, मैं 95-2000 में जब मुंबई में मंत्री था, तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट मुंबई से पुणे के बीच में चलती थी। और जब हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, अब तो 20 साल हो गए, अब पुणे से मुंबई फ्लाइट बंद हो गई। तो अब यह नहीं, तो पर इसका मतलब उनका नुकसान नहीं होगा। वो देहरादून से हैदराबाद, देहरादून से अहमदाबाद, देहरादून से पुणे, देहरादून से जयपुर, तो दूर दूर की फ्लाइट और बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ 22% ग्रोथ है। जो नज़दीक वाली है वही केवल बंद होगी। तो ये सरकार सड़क बनाती है या सड़क सरकार बनाती है? मुझे तो मालूम नहीं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, और मोदी जी के नेतृत्व में हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। और सड़क बनाने से मुझे लगता है कि हमारे देश में
जहाँ सड़क बनती है वहाँ विकास होता है। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं, एक दिन मुझे एक सज्जन हवाई जहाज में मिले और मेरे पैर छुए, तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया था, जैसे आपने ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो उसके बाद में बोले मुझे 2-2.5 करोड़ का फायदा हुआ, अब मेरी प्रॉपर्टी सब बढ़ गई और ज़मीन को भाव आया। तो अभी ये दिल्ली की डेवलपमेंट, और अच्छी बात आपको बताता हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि ये जो जैसे ये जिस रोड की मैंने उल्लेख किया कि 20 मिनट में हम आएंगे द्वारका, ये जो चंडीगढ़ रोड से, तो इसमें दोनों बाजू में इतने हमने 76 किलोमीटर रोड बनाए। एक्चुअल रोड है 34 किलोमीटर का, और इसको जोड़ने वाले भी सब रोड बनाए। इसके कारण दिल्ली की आने वाली डेवलपमेंट इसी बाजू में बहुत बड़े प्रमाण पर होगी, और जिसके कारण निश्चित रूप से पोल्यूशन तो कम होगा ही, पर प्लान डेवलपमेंट उस एरिया में होगी, वो भी एक प्रकार से दिल्ली के लिए फायदा होगा। ये जहाँ तक राजनीति की बात है, आपने कह दिया कि मैं मक्खन नहीं लगाऊंगा, वोट दो या ना दो। ये ऐसा राजनेता कौन बोलता है? ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला वो एक ही वाक्य आपको मालूम है। मैंने ये कहा कि अगर हम काम करेंगे और काम करने के बाद जनता हमको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, हम झूठे आश्वासन और बाकी बातों का मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से जनता में काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से हमको समर्थन करेगी। यही बात मैंने कही। ये आपकी लगातार शिकायत रही है कि आपको मिसकोट बहुत किया जाता है, तो मिसकोट ये करने वालों की गलती है या आप होने देते हैं इसलिए? ये आपकी मीडिया इंजीनियरिंग है। एक आदमी गलत छापता है पहले अपने वेबसाइट पर। इसमें ऐसे ही हुआ कि एक दिन कुछ नहीं हुआ, फिर एक ने अपने वेबसाइट पर ऐसा गलत कोट किया, फिर उसको बोलने के बाद 3-4 घंटे में उसने निकाल लिया, तब तक बाकी लोगों ने उठाकर उसमें गलत न्यूज़ बना दी। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जो बोलते हैं वो जरूर छापना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, जो नहीं बोला वो लटकाना बराबर नहीं है, इतना ही है इसमें। ये भाषा में भी हो जाता है कि मराठी से हिंदी इंग्लिश में जाते जाते बात सीरियस हो जाती है? नहीं, मुझे लगता है कुछ एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे हैं, वो जानबूझकर न्यूज़ बनाने के लिए जब कन्विंस नहीं किया जा सकता तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का कुछ तो भी थोड़ा गर्मा गर्मी क्रिएट करने के लिए ऐसी झूठी न्यूज़ लिखते हैं और जानबूझकर लिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल नाराज नहीं है? मैं नाराज नहीं। देखो, मैं इमरजेंसी से आया हूँ और इमरजेंसी के बाद ही राजनीति में आया, तो मैं बोलता हूँ कि ये मीडिया को ने अब समझना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए वो कैसे काम करें। पर जो लिखने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये संविधान ने दिया है, तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूँ। आप स्टूडेंट लीडर भी रहे और स्टूडेंट लीडर्स लेकर अब तक का सफर आपने देखा, आपने कई बार ये बात कही कि सबसे मुश्किल है कानून बनाना, तो ठीक है, लेकिन कानून मनवाना बहुत मुश्किल है। आप जब स्टूडेंट लीडर थे तब आप कानून मानते थे सारे? देखिए, हमारे देश की एक समस्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। कानून के प्रति डर भी नहीं और कानून के प्रति सम्मान नहीं, विशेष रूप से रोड सेफ्टी के बारे में। कोई सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आप विदेशों में जाइए, अगर कोई सीनियर लोग अगर रोड को क्रॉस करते तो तुरंत गाड़ी रुक जाती है, दूर से ही, और रेड सिग्नल होगा तो रुक जाते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, और विशेष रूप से कभी भी लेन डिसिप्लिन में दूसरे लेन में नहीं घुसते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश हम कानून को सीरियस नहीं लेते। अभी ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिलाना है तो 1-1 महीना लोग किताबों में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद थ्योरी परीक्षा देते हैं, फिर प्रत्यक्ष जाकर वो टेस्ट देते हैं, फिर लाइसेंस मिलता है। अगर मैंने यहाँ बैठे हुए लोगों को अगर एक सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आरटीओ में जाकर जिन्होंने परीक्षा दी और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है, तो कितने हैं? तो बहुत कम हाथ ऊपर आ रहे हैं। अब जो बाकी लोगों के पास भी लाइसेंस है पर वो कैसे मिला होगा? तो कहीं ना कहीं वी नीड सीरियस अप्रोच, क्योंकि देश में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख मौतें हो रही है, और 18 से 34 वयोगट में कम से कम
60% हमारे नए लड़के लड़कियां, यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि कानून इसके बारे में, जो रोड सेफ्टी के बारे में, उसका पालन सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अनेक लोगों की जान बचा सकेंगे। और इस समय वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये अभिमान का विषय नहीं है, दुर्भाग्यवश हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और हम सब लोग अगर इसमें ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये अगर बदलेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। पर ये तो दिक्कत फिर एजेंसीज की भी है ना, जैसे आरटीओ की आपने बात की, तो वहां से भी तो दिक्कत है अगर लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है तो। अभी हमने बहुत आरटीओ में 16 ऐसे ये किए हैं कि जो डिजिटल कर दिया है, आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, परमिट भी कर दिया है। हम भ्रष्टाचार मुक्त डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लॉन्च करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है। अभी हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं। 15 साल के बाद जो गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि हम इसको बिल्कुल स्क्रैप करेंगे। और प्राइवेट में भी आज जो नई 10 गाड़ियां जितना पोल्यूशन करती है वो 15 साल पुरानी एक ट्रक उतना पोल्यूशन करती है। और पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, एयर पोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि लोगों का भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है और लोग भी हमको सहयोग कर रहे हैं, और लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से हमने जो उद्दिष्ट तय किया है हम वो पूरा कर सकेंगे।